हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम बात करेंगे सरफेस केमिस्ट्री से एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। हम पहले कुछ टर्म्स को डिफाइन करेंगे, उसके बाद हम कंप्लीट एक्सप्लेन करेंगे कि आपका एडजॉर्प्शन आइसोथर्म किस तरह से वर्क करता है। यहाँ पे हम बात करते हैं एडजॉर्प्शन आइसोथर्म की। एडजॉर्प्शन आइसोथर्म जैसे नाम से ही पता लग रहा है, एडजॉर्प्शन मीन्स एडजॉर्प्शन क्या होता है कि आपके पास एक एडजॉर्बेंट है, ये है आपका एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट आपने क्या लेना है, ये है मान लीजिए आपका सॉलिड है, ठीक है, एडजॉर्बेंट है आपका सॉलिड, और दीज आर द गैसेस पार्टिकल्स, आइदर इट में बी गैसेज और लिक्विड, ठीक है। मान लीजिए आपका गैसेज है, दीज आर द एडजॉर्बेट पार्टिकल। These adsorbate particles deposit on the surface of adsorbent. That is the adsorption process. Only surface phenomena. Now, adsorption here, adsorption means amount of adsorption. That is, amount of adsorption is denoted by x by m. X by m is the extent of adsorption. Extent of adsorption or amount of adsorption. Here x will be equal to amount of adsorbate, that is the amount of adsorbate. X denote the amount of adsorbate or mass of adsorbate. The next is m. Here m is the amount of adsorbent, amount of adsorbent or mass of adsorbent, and x by m is the extent of adsorption or amount of adsorption. Now आइसोथर्म मीन्स एडजॉर्प्शन आपको पता लग गया। एडजॉर्प्शन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे x by m, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन और अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन। और आइसोथर्म, आइसोथर्म क्या होता है, देखो नाम से ही पता लग रहा है, आइसो मीन्स सेम, थर्म मीन्स टेम्परेचर, मतलब सेम टेम्परेचर। सेम टेम्परेचर मीन्स किसी भी रिएक्शन का अगर सेम टेम्परेचर रहेगा तो क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर। क्लियर है। तो अब हम बात करते हैं एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है। अब डेफिनेशन की बात करते हैं। एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है, द वेरिएशन बिटवीन extent of adsorption that is amount of adsorption, extent of adsorption, the variation between extent of adsorption and pressure at constant temperature. The graph is formed are called, they are called adsorption isotherm. देखिए क्या होता है कि x by m अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। आप कोई भी आपके पास एडजॉर्बेंट सरफेस है, यहाँ पे आपके गैसेस पार्टिकल्स हैं, दीज आर द एडजॉर्बेंट पार्टिकल्स। आप जितना ज़्यादा प्रेशर इसके ऊपर पुश करते हो, जितना ज़्यादा आप प्रेशर अप्लाई करते हो, उतनी ही क्या होगी, अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगी। अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेंट पार्टिकल्स आर डिपॉजिट ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट उतने ही ज़्यादा होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि x बाई एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर के,
ठीक है, और ये आपका एक रिलेशन आ जाता है। यहाँ पे जो आपका ग्राफ बनता है x/m वर्सेस प्रेशर, ये आपका ग्राफ कैसे आता है? आपका ग्राफ आता है ऐसे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, दीज आर द एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, इसको डिटेल में स्टडी करेंगे बाद में। ठीक है, पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स को देख लेते हैं। तो चलिए बेटा अभी स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टर्म, एडजॉर्प्शन आइसोबार। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं एडजॉर्प्शन आइसोबार। एडजॉर्प्शन आइसोबार, देखो बेटा ये भी नाम से ही पता लगता है। ठीक है, आपको 3 टर्म याद रखनी है। 3 टर्म कौन कौन सी हैं? x/m, टेम्परेचर एंड प्रेशर, इन 3 के बीच ही रिलेशन बनाना है। ठीक है, जो आपको कांस्टेंट है, कांस्टेंट को छोड़कर आप दूसरे 2 के बीच ग्राफ बना देना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है बेटा? एडजॉर्प्शन आइसोबार, नाम से पता लग रहा है। एडजॉर्प्शन मीन्स मैंने आपको क्या बताया? एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, मतलब ग्राफ किस किस के बीच बनेगा? x/m और आइसोबार। आइसोबार बार किसकी यूनिट होती है बेटा? देखो आइसोबार 2 टर्म से मिलकर बना, आइसो और बार। आइसो मीन्स सेम, बार मीन्स प्रेशर, प्रेशर की यूनिट होती है बेटा। तो आइसोबार मतलब कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर क्या करना है आपको? कांस्टेंट करना है, कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो ग्राफ किस किस के बीच बनेगा बेटा? ग्राफ बनेगा आपका एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन और अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन वर्सेस टेम्परेचर। तो यही क्या होता है आपका? एडजॉर्प्शन आइसोबार। ठीक है, तो चलिए अभी लिखते हैं हम एडजॉर्प्शन आइसोबार किसके बीच होगा बेटा? द ग्राफ बिटवीन एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन एंड टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर बेटा। These are called adsorption आइसोबार। क्लियर बेटा? अब देखो बेटा, आपके प्रेशर पे जो टेम्परेचर पे जो यूनिट डिपेंड करती है, आपकी एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है? टेम्परेचर को 2 तरीके से डिपेंड करती है। किस किस के बीच? फर्स्ट है बेटा आपका फिजिकल एडजॉर्प्शन का केस और सेकंड आपका केमिकल एडजॉर्प्शन का केस। आपने ये पहले पढ़ चुके हो कि फिजिकल एडजॉर्प्शन में क्या होता है? टेम्परेचर को राइज करते तो क्या होता है? डिसॉर्प्शन प्रोसेस शो होती है ना। तो क्या होगी बेटा? एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि वहाँ से एडजॉर्बेट पार्टिकल्स निकल जाएंगे। कब? जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो। और सेकंड केस क्या है बेटा? केमिकल एडजॉर्प्शन, उसमें आप टेम्परेचर को थोड़ा सा राइज करते हो तो क्या होगा? पहले एडजॉर्प्शन प्रोसेस और ज़्यादा होगी, और जैसे ही आप बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देते हो तो भी आपकी क्या होगी? डिसॉर्प्शन प्रोसेस शो होती है। तो देखो बेटा आपका क्या होगा? ये आपका 2 केस के लिए बनेगा। ठीक है, जो ग्राफ आएगा वो आपके 2 ग्राफ बनेंगे। फर्स्ट है आपका फॉर फिजिकल एडजॉर्प्शन। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट फॉर फिजिकल एडजॉर्प्शन। देखो बेटा, फिजिकल एडजॉर्प्शन में क्या होता है? आपने देखा होगा कि आपके पास ये है कोई एडजॉर्बेंट। ठीक है, आपका कोई है ये एडजॉर्बेंट जिसके ऊपर आपके पार्टिकल डिपॉजिट होंगे। ये हैं बेटा आपके गैसेस पार्टिकल्स। ठीक है, मान लीजिए ये गैसेस पार्टिकल्स हैं, इसके सरफेस पे डिपॉजिट है बेटा, एडजॉर्प्शन प्रोसेस शो होंगी। अब जैसे ही आपने क्या करना है, यहाँ पे एडजॉर्प्शन आइसोबार का केस लेके चल रहे हो तो क्या होगा? कांस्टेंट प्रेशर होगा बेटा। कांस्टेंट प्रेशर करना है तो ये पार्टिकल्स जब इसके ऊपर डिपॉजिट होंगे, मान लीजिए प्रेशर आपने कांस्टेंट किया है, लेकिन अब बेटा आप टेम्परेचर को दे रहे हो, आप टेम्परेचर को राइज कर रहे हो यहाँ से। जैसे ही आप टेम्परेचर राइज करते हो ये पार्टिकल यहाँ से क्या हो जाएंगे? निकलने स्टार्ट हो जाएंगे, इसके सरफेस पे डिपॉजिट नहीं रहेंगे बेटा अभी। तो क्या होगा? ये डिसॉर्प्शन प्रोसेस शो करेगा ना। तो ये क्या होगा बेटा? डिसॉर्प्शन प्रोसेस शो करता है। तो ग्राफ कैसे बनेगा बेटा आपका? देखो x/m वर्सेस टेम्परेचर। ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ग्राफ कैसे बना बेटा?
ये आपका आ गया ग्राफ ऐसे। देखो बेटा स्टार्टिंग में एक बहुत ही कम टेम्परेचर पे क्या है, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन या अमाउंट ऑफ एड्सॉर्प्शन बहुत ज़्यादा है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर को राइज करते हो, जैसे जैसे आप टेम्परेचर को रेज करोगे बेटा, तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, एक टाइम ऐसा आएगा कि टेम्परेचर आप बहुत ज़्यादा राइज करते हो ना, तो डिसॉर्प्शन प्रोसेस आपकी कंप्लीट पार्टिकल्स निकल जाएंगे वहाँ से, तो एड्सॉर्प्शन एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या होगी, बहुत ही कम रह जाएगी। ठीक है, या हो सकता है कि कोई पार्टिकल रहे भी ना। ठीक है, एट वेरी हाई टेम्परेचर। क्लियर। अब देखते हैं बेटा इन केस ऑफ केमिकल एड्सॉर्प्शन। केमिकल एड्सॉर्प्शन में आपका किस तरह से बिहेव होता है। केमिकल एड्सॉर्प्शन, फॉर केमिकल एड्सॉर्प्शन, केमिकल एड्सॉर्प्शन में बेटा एड्सॉर्प्शन आइसोबार को हम किस तरह से शो कर सकते हैं। देखो आपका कोई भी एक एड्सॉर्बेंट है, आप पहले पढ़ चुके हो बेटा कि एड्सॉर्बेंट पे जब पार्टिकल्स डिपॉजिट होते हैं और आप टेम्परेचर को रेज करते हो, इन केस ऑफ केमिकल एड्सॉर्प्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, आपने ये कांस्टेंट प्रेशर किया बेटा, क्यों किया है, क्योंकि ये आपका है एड्सॉर्प्शन आइसोबार का केस। तो बेटा यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं, गैसेस पार्टिकल्स, ये क्या होंगे, पहले टेम्परेचर रेज करने से ये पार्टिकल्स और ज़्यादा एड्सॉर्ब होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये पार्टिकल्स और ज़्यादा एड्सॉर्ब होना स्टार्ट हो जाएंगे, और एट वेरी हाई टेम्परेचर, आपका जब टेम्परेचर और ज़्यादा हो जाएगा बेटा, तो उस टाइम पे क्या होंगे, यहाँ पे ये डिसॉर्प्शन प्रोसेस शो करेंगे। ठीक है, तो आपका ग्राफ जो बनेगा वो ग्राफ कैसा बनेगा बेटा, ग्राफ बनेगा आपका x/m वर्सेस टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। ग्राफ जो आएगा बेटा वो आपका कैसा आएगा, ये। इसमें क्या हो रहा है बेटा, आपकी देखो जैसे टेम्परेचर आपने रेज किया, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन फर्स्ट इंक्रीज, और जैसे ही बेटा आप फिर से टेम्परेचर रेज करते हो, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन विल डिक्रीज। ये आपका डिक्रीज हो जाएगा, और भी नीचे आ सकता है। ठीक है, यहाँ से ये आगे और नीचे जा सकता है। तो ये क्या होगा आपका फॉर केमिकल एड्सॉर्प्शन आइसोबार। ठीक है, तो चलिए बेटा अब नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं। नेक्स्ट टर्म है आपके एड्सॉर्प्शन आइसोस्टेयर्स। ठीक है, एड्सॉर्प्शन आइसोस्टेयर्स। बेटा इससे पहले हम एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म भी पढ़ चुके हैं और एड्सॉर्प्शन आइसोबार भी देख चुके हैं। वहाँ पे आपका क्या था, आपके पास तीन है बेटा, x/m, टेम्परेचर और प्रेशर, इन तीन के बीच ही आपको रिलेशन देखना है। ठीक है, फर्स्ट केस में आपका जब एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म था, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म के केस में क्या हो रहा था बेटा, आपका जो ग्राफ बन रहा था, आपका ग्राफ किस किस के बीच बना था बेटा, आपका ग्राफ बना था आपका x/m वर्सेस प्रेशर। ठीक है, और आइसोथर्म है तो कांस्टेंट क्या था बेटा, आपका कांस्टेंट क्या था, टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। नेक्स्ट है बेटा आपका एड्सॉर्प्शन आइसोबार। ठीक है, हमने नेक्स्ट देखा था बेटा एड्सॉर्प्शन आइसोबार। एड्सॉर्प्शन आइसोबार में ग्राफ किस किस के बीच बना था, x/m वर्सेस बेटा टेम्परेचर। ठीक है, और कांस्टेंट क्या था आपका, प्रेशर था बेटा, कांस्टेंट क्या था आपका, प्रेशर। तो नेक्स्ट टर्म है बेटा आपकी एड्सॉर्प्शन आइसोस्टेयर। ठीक है, एड्सॉर्प्शन आइसोस्टेयर्स। एड्सॉर्प्शन आइसोस्टेयर्स में ग्राफ किस किस के बीच बनेगा बेटा, टेम्परेचर वर्सेस प्रेशर। कांस्टेंट क्या रहेगा, x/m। ठीक है, तो कांस्टेंट क्या रखना आपकी बार आपने, अमाउंट ऑफ एड्सॉर्प्शन और एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। ठीक है, ग्राफ बिटवीन टेम्परेचर एंड प्रेशर एट कांस्टेंट एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन और अमाउंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, ये ग्राफ बनाना है। अब देखो बेटा आपका जो ग्राफ बनाया है, आपने x एक्सिस पे लेना है बेटा प्रेशर, और y एक्सिस पे लेना है आपने टेम्परेचर। ठीक है, अब देखो बेटा जो टेम्परेचर और प्रेशर के बीच ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है, ये आप खुद भी सोच सकते हो कि आपका ग्राफ कैसे आएगा। अगर आपने x/m जो अमाउंट ऑफ एड्सॉर्प्शन है वो आपको कांस्टेंट रखना है, तो ग्राफ कैसे आएगा। देखो मान लीजिए बेटा आपके पास है, ये है आपका एड्सॉर्बेंट, क्लियर, और यहाँ पे है बेटा आपके गैसेस पार्टिकल्स। ठीक है, ये आपका एक कंटेनर है, यहाँ पे आपका पिस्टन लगा है।
ठीक है, नीचे की तरफ आपका प्रेशर है, आप प्रेशर को नीचे अप्लाई करोगे तो आपका प्रेशर हाई हो जाएगा। ठीक है, आप ऊपर से प्रेशर अप्लाई करते हो और बेटा यहाँ पे आपका लगा है टेम्परेचर। आप जैसे ही टेम्परेचर को राइज करते हो, टेम्परेचर को राइज आप यहाँ से करते हो तो क्या हो रहा है बेटा, ये मान लो ये पार्टिकल्स इसके ऊपर हैं एडजॉर्ब, सरफेस पार्टिकल ये सरफेस पे एडजॉर्ब हैं। तो जो टेम्परेचर है, आप जैसे ही टेम्परेचर देते हो, टेम्परेचर को राइज करते हो तो क्या करना पड़ेगा बेटा, प्रेशर भी राइज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको x/m वैल्यू क्या रखनी है, कांस्टेंट रखनी है। आपको क्या रखना है बेटा, x/m वैल्यू को कांस्टेंट रखना है। कांस्टेंट कैसे रखा जाएगा? अगर देखो बेटा, अगर आप प्रेशर ज़्यादा अप्लाई करते हो, ज़्यादा आपने प्रेशर अप्लाई कर दिया तो ज़्यादा पार्टिकल डिपॉजिट होंगे। टेम्परेचर ज़्यादा देते हो तो डिसॉर्प्शन प्रोसेस ज़्यादा होगी। भाई टेम्परेचर अगर हम देते हैं तो डिसॉर्प्शन प्रोसेस हो रही है, प्रेशर अप्लाई करते हैं तो एडजॉर्प्शन प्रोसेस हो रही है। उल्टे हो गए ना, एक रिमूव कर रहा है, एक डिपॉजिट कर रहा है पार्टिकल्स को। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों को इस तरह से करें कि भाई हम प्रेशर बढ़ाएं तो टेम्परेचर भी बढ़ाएं, तो क्या होगा, जो पार्टिकल्स हैं उतने ही पार्टिकल रहेंगे, x/m की जो वैल्यू है वो क्या होगी, कांस्टेंट हो जाएगी बेटा। तो यही केस है, आपका जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, लीनियर। ठीक है, अब जैसे ही प्रेशर को बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर को भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो ग्राफ आपका कैसा आएगा बेटा, व्हेन x/m इज कांस्टेंट, एट x/m कांस्टेंट पे आपका जो ग्राफ आता है वो क्या आता है बेटा, लीनियर ग्राफ। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया। चलिए बेटा, अब बात करते हैं फ्रेंडलिज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म की। ठीक है, फ्रेंडलिज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, FREUNDLICH, फ्रेंडलिज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। बेटा ये भी वही केस है, देखो इसमें भी क्या होता है, आपका जो फ्रेंडलिज है, फ्रेंडलिज आपका एक साइंटिस्ट था। ठीक है, इन्होंने 1909 के अंदर एक मैथमेटिकल रिलेशन दिया। वही मैथमेटिकल रिलेशन क्या है, फ्रेंडलिज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। जो ग्राफ आया है, जो कर्व आया है वो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है, और जो रिलेशन उसने दिया उस ग्राफ को स्टडी करने के बाद वो वही क्या है बेटा, उसने एक रिलेशन बनाया, उसको क्या बोलता है, फ्रेंडलिज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं बेटा एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ये तो आपको पता लग जाएगा, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का मतलब आपका जो ग्राफ बनेगा वो किस किस के बीच बनेगा, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन वर्सेज प्रेशर के बीच एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, अब बात करते हैं इसने क्या बताया। देखो बेटा, आप खुद भी सोच सकते हो। ठीक है, देखो आपके पास क्या है, एक एडजॉर्बेंट है। मान लीजिए आपके पास है बेटा एक एडजॉर्बेंट, और आपके पास ये हैं आपके गैसेस पार्टिकल्स। इन्होंने जो अप्लाई किया बेटा, फ्रेंडलिज ने जो अप्लाई किया वो क्या किया बेटा, ये जो पार्टिकल्स हैं ये तो हैं गैसियस स्टेट में। ठीक है, ये तो हैं गैसियस स्टेट में, गैसेज हैं बेटा। और ये जो है आपका, ये था आपका सॉलिड। एडजॉर्बेंट जो लिया बेटा वो आपका लिया सॉलिड, और जो एडजॉर्बेट पार्टिकल्स हैं वे हैं आपके गैसेज फॉर्म में। ठीक है, आइदर गैसेज और लिक्विड, गैसेज ही लेंगे। अभी फ्रेंडलिज ने गैसेज फॉर्म में लिया था बेटा, इसके बाद एक और आएगा आपका। ठीक है, इन सॉल्यूशन फॉर्म वो आपका अलग आएगा। तो अभी आपको ध्यान रखना है कि जो एडजॉर्बेंट है वो इसने कौन सा लिया, सॉलिड। ठीक है, और जो गैसेज हैं ये आपके एडजॉर्बेट पार्टिकल्स हैं। और बेटा यहाँ पे इन्होंने क्या रखा, प्रेशर को वेरी किया। ठीक है, प्रेशर को वेरी करता है, ये आइदर प्रेशर को इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। ठीक है, और बेटा टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर इसने क्या किया, वो कांस्टेंट रख दिया। एक बार टेम्परेचर को फिक्स रख दिया। ठीक है, मान लीजिए आपने रूम टेम्परेचर पे आप कोई स्टडी रिएक्शन को स्टडी कर रहे हो तो रूम टेम्परेचर वेरी थोड़ी ना होने लग रहा है बार बार, आपका वही टेम्परेचर है, कांस्टेंट टेम्परेचर है। तो आपने क्या किया बेटा, इसने क्या किया, फ्रेंडलिज एडजॉर्प्शन ने क्या किया कि जो एडजॉर्बेंट है वो तो सॉलिड लिया है, ये पार्टिकल्स आपके एडजॉर्बेट पार्टिकल्स हैं, ये आपके गैसेज पार्टिकल्स हैं। अब प्रेशर के बीच ये रिलेशन देखना है। देखो बेटा, जब इसके सरफेस पे पार्टिकल्स एडजॉर्ब होंगे, जब ये पार्टिकल्स इसके सरफेस पे एडजॉर्ब होंगे तो जितना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे बेटा, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन उतनी ज़्यादा हो जाएगी। भाई आप जितना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करते हो बेटा, उतनी क्या होगी, पार्टिकल्स और ज़्यादा डिपॉजिट होने स्टार्ट हो जाएंगे सरफेस पे। तो अब क्या होगा, इसने क्या रिलेशन आया, पहला रिलेशन तो ये बेटा x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, लेकिन इसने जो रिलेशन दिया बेटा, वो रिलेशन क्या था, x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p⁻1/n। अभी स्टडी करेंगे बेटा ये कैसे आया। ठीक है, पहले आपको सोचना है, बस थोड़ा सा सोचना है, यहाँ पे देखना है, पता लग जाएगा सभी। अब देखो बेटा, स्टार्टिंग का केस क्या है कि आपने जैसे ही प्रेशर को स्टार्ट किया, प्रेशर को अप्लाई करना स्टार्ट किया,
आप प्रेशर को रेज कर रहे हो बेटा, ठीक है, ये एडजॉर्बेंट सरफेस है और इस पे आप प्रेशर को अप्लाई कर रहे हो। आप जैसे जैसे प्रेशर को अप्लाई करते हो तो पार्टिकल्स पहले वाले बहुत ज़्यादा डिपॉजिट होंगे। आपने थोड़ा सा ही प्रेशर अप्लाई किया लेकिन पार्टिकल बहुत ज़्यादा डिपॉजिट होने लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। अगर बेटा मैं और ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करता हूँ तो और ज़्यादा पार्टिकल्स डिपॉजिट होंगे, ठीक है। अब बेटा जो रेट है डिपॉजिट होने की, पार्टिकल्स के डिपॉजिट होने की, वो रेट क्या होगी? स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा होगी, स्टार्टिंग में तो पार्टिकल बहुत ज़्यादा डिपॉजिट हो रहे हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो रेट है बेटा स्लोली स्लोली क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और एक टाइम ऐसा आएगा बेटा कि आप कितना भी प्रेशर अप्लाई कर लो, कितना भी प्रेशर अप्लाई कर लो, वो पार्टिकल आप डिपॉजिट ही नहीं हो रहे। मतलब एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन या अमाउंट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या होगी? कांस्टेंट हो गई ना। उस टाइम पे आपका जो प्रेशर है, प्रेशर आप कितना भी अप्लाई कर लो, कितना भी बढ़ा लो बेटा, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन तो वही रहेगी। क्लियर ये बात? तो यहाँ पे भी क्या है बेटा, आपको बस यही चीज ध्यान रखनी है कि एट लो प्रेशर, ठीक है, एट लो प्रेशर पे क्या है बेटा कि आपकी अमाउंट ऑफ एड्सॉर्प्शन बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो क्या हुआ, x/m तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा प्रेशर के, ठीक है। लेकिन एट वेरी हाई प्रेशर पे क्या हो जाएगा? x/m है बेटा इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर p⁻0। यहाँ पे आप देख सकते हो p⁻1, ठीक है। अब ये रिलेशन बाद में कैसे आया ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम ग्राफ को डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखो बेटा जो ग्राफ आया फ्रेंडली एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म के केस में, वो ग्राफ कैसा था? आपका ग्राफ था बेटा x/m वर्सेस प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जो ग्राफ है बेटा वो ग्राफ था आपका इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। अब ये क्या बता रहे बेटा, देखो स्टार्टिंग में जो प्रेशर है, प्रेशर आपका रेगुलर इंक्रीज होने लग रहा है, ठीक है। एक्सटेंट अमाउंट ऑफ एड्सॉर्प्शन भी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। यहाँ तक मान लो आपका लीनियर ये जितना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करते हो उतना ही एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन ज़्यादा हो रही है। अब बेटा इंटरमीडिएट रेंज पे यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या हुआ है? एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन अब उस तरह से वेरी नहीं कर रही ना, रेट क्या हो गई? डिक्रीज होनी स्टार्ट हो गई। मतलब रेट जो है बेटा वो पहले जितनी ज़्यादा रेट थी अभी प्रेशर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, अब क्या हो गई? प्रेशर पे कम डिपेंड कर रही है। और बेटा एक ऐसा पॉइंट आया, मान लीजिए यहाँ तक आइए, एक ऐसा पॉइंट आया बेटा, इसको बोलते हैं सैचुरेशन प्रेशर, ठीक है, PS से रिप्रेजेंट करते हैं सैचुरेशन प्रेशर। इस प्रेशर पे बेटा अब क्या हो रहा है? ये इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। ये क्या हो गया? अब ये करो जो आया बेटा एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन अमाउंट ऑफ एड्सॉर्प्शन जो है वो आपकी इंडिपेंडेंट हो गई प्रेशर से। तो यही क्या था बेटा आपका फ्रेंडली एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। अच्छा, अब जो फ्रेंडली एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म ने जो मैथमेटिकल रिलेशन दिया वो क्या था बेटा? आप यहाँ पे देखो, ये है आपका x/m, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, और बेटा लीनियर आ रहा है तो p⁻1, ठीक है। ये क्या है? लो प्रेशर पे, भाई प्रेशर बहुत ही कम है, इस तरफ बढ़ने लग रहा है, ठीक है। तो एट लो प्रेशर पे p⁻1, ठीक है। एट इंटरमीडिएट इस पे क्या हो रहा है? इंटरमीडिएट पे x/m की जो वैल्यू है बेटा वो आपकी क्या हो रही है? इसको बाद में स्टडी करेंगे। मान लीजिए ये प्रेशर पे डिपेंड अभी भी कर रही है। इस पे देखते हैं बेटा, यहाँ पे क्या होता है? x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, लेकिन बेटा p पे अभी ये डिपेंड ही नहीं कर रहा, इंडिपेंडेंट हो गया प्रेशर से इंडिपेंडेंट हो गया, तो p⁻0। किसी की पावर 1 है तो ये क्या हो गया? फर्स्ट ऑर्डर हो गया, ठीक है। इसका ऑर्डर कितना हो गया बेटा? फर्स्ट ऑर्डर है। ये क्या है बेटा? इसका 0 ऑर्डर है, ठीक है, ये 0 ऑर्डर रिएक्शन है। अब देखो बेटा x/m एट वेरी हाई प्रेशर, x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p⁻0। किसी की पावर 0 क्या होती है? 1 होती है। तो इसका मतलब क्या आ गया बेटा आपका x/m विल बी इक्वल टू k और p⁻0, और बेटा इसका मतलब क्या है? k, क्योंकि p⁻ ये है तो ये कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट का मतलब एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन आपकी कांस्टेंट है। क्लियर ये बात? अब यहाँ पे देखते हैं बेटा x/m इज डायरेक्टली टू p, ठीक है, x/m विल बी इक्वल टू kp, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा जो बीच का ग्राफ है ये कैसे है, ठीक है। एक्चुअली जो फ्रेंडली एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म होता है वो सूटेबल ही होता है आपकी एट इंटरमीडिएट प्रेशर के लिए, ठीक है, लो प्रेशर और इंटरमीडिएट प्रेशर। यही इसकी लिमिटेशन है कि हाई प्रेशर पे
हाई प्रेशर पे बेटा एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन आपकी इंडिपेंडेंट हो जाती है प्रेशर से, ठीक है। आप कितना भी प्रेशर अप्लाई कर लो उसके बाद आपकी एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन उतनी ही रहेगी। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, इंटरमीडिएट प्रेशर पे इन्होंने एक रिलेशन दिया, इंटरमीडिएट पे इन्होंने यहाँ से और यहाँ से स्टडी करके कि भाई इसकी जो पावर है ये 1 से 0 के बीच आ रही है, ठीक है। तो इन्होंने बीच में लगाया बेटा 1/n, यहाँ पे लिखा 1/n, ठीक है। n की वैल्यू डिपेंड करती है इनके बीच की क्या है, ठीक है। अब अभी यही बात करेंगे कि 1/n की वैल्यू किस तरह से वेरी करेगी और n की वैल्यू किस तरह से वेरी करेगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा अभी। तो देखिए बेटा अभी एट लो प्रेशर, ठीक है, एट लो प्रेशर सबसे पहले आपको जनरल रिलेशन लिखना है, x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है, p⁻1/n। अब n की वैल्यू पुट करनी है आपको, n की वैल्यू देखनी है तीनों केसेस में। फर्स्ट है बेटा आपका एट वेरी लो प्रेशर, ठीक है, एट वेरी लो प्रेशर। लो प्रेशर पे आपका क्या रिलेशन आएगा, आपको रिलेट करना है बेटा। देखो लो प्रेशर पे क्या था, x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। भाई आप जितना ज्यादा प्रेशर इंक्रीज तो स्टार्टिंग में रेट तो बहुत ज्यादा थी, तो x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p और p⁻1। इसका मतलब क्या बेटा, 1/n की जो वैल्यू है वो आपको क्या रखनी है, 1। क्लियर है ये बात, क्योंकि 1/n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो n की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, इसके केस में 1 ही आ जाएगी। क्लियर ये बात। तो x/m इज डायरेक्टली p⁻1 और x/m विल बी इक्वल टू kp। ये किस केस में बेटा, एट वेरी लो प्रेशर। लो प्रेशर पे n की वैल्यू क्या लेनी है आपको, 1। इसके बाद है बेटा आपका एट वेरी हाई प्रेशर। पहले हम हाई प्रेशर देखेंगे उसके बाद हम बात करेंगे इंटरमीडिएट प्रेशर की। एट वेरी हाई प्रेशर पे क्या था बेटा, x/m इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर p⁻0। रिलेट करते हैं बेटा इस जनरल रिलेशन से, x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p⁻1/n और x/m विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p⁻0। तो यहाँ पे 1/n की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 0 हो गई। n की वैल्यू निकालो बेटा, अभी n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब n की वैल्यू देख लेते हैं। n कितना हो गया बेटा, 1/0। 1/0 मीन्स इंफिनिटी। क्लियर ये बात। तो ये किसके इक्वल हो गया बेटा, x/m विल बी इक्वल टू k p⁻0 और x/m विल बी इक्वल टू k कांस्टेंट हो गया। और आपने देखा था कि ग्राफ जो आया था बेटा एट वेरी हाई प्रेशर पे वो क्या आ गया था, कांस्टेंट हो गया था। एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन आपकी कांस्टेंट हो गई थी, ठीक है। आप कितना भी प्रेशर इंक्रीज कर लो आपकी एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन उतनी ही रहेगी। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है बेटा, थर्ड पॉइंट क्या है, एट इंटरमीडिएट स्टेज, एट इंटरमीडिएट प्रेशर। अब देखो बेटा इंटरमीडिएट प्रेशर पे किस तरह से वेरी करेगा। इंटरमीडिएट प्रेशर की बात करें तो x/m है जो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेटा p⁻1/n के, ठीक है। 1/n की वैल्यू कितनी होगी, अब आपको 1/n की वैल्यू बतानी है। अब आपको बताना है बेटा 1/n की वैल्यू कितनी होगी, 1/n की वैल्यू कितनी होगी। अब देखो बेटा जो आपने ग्राफ लिया था, ग्राफ के अकॉर्डिंग आपका ग्राफ आया था ऐसे, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर x/m वर्सेज प्रेशर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। आपका ग्राफ ऐसे आया था, ये आपका सैचुरेशन प्रेशर है, ये क्या है बेटा आपका PS सैचुरेशन प्रेशर। जो ग्राफ आया था बेटा ये तो यहाँ तक लीनियर है, इसके बाद ये यहाँ तक है और इसके बाद ये आपका इंडिपेंडेंट हो गया इससे आगे। तो जो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन यहाँ पे है, अब यहाँ पे देखो बेटा इस वाले केस में x/m जो था वो था आपका p⁻1, ठीक है। और यहाँ पे था जो बेटा वो x/m डायरेक्टली p⁻0। तो यहाँ पे ये क्या हमने क्या लेके चल रहे हैं, यहाँ पे x/m डायरेक्टली p⁻1/n। अब 1/n के साथ रिलेट करना है, 1/n के साथ रिलेट करना है। तो इसका मतलब क्या है बेटा, इस पे तो आपका p⁻0 है, इस पे 1 है, तो ये लाई कहाँ तक आएगा, 0 से तो ज़्यादा होगा और 1 से कम होगा, क्योंकि बेटा 1 से तो इस तरफ है और 0 से इस तरफ है। क्लियर है ये बात। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, 1/n की वैल्यू 0 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा n की वैल्यू, n की वैल्यू किस तरह से डिपेंड करेगी। अब देखो बेटा n की वैल्यू ये देखेंगे यहाँ पे, एट वेरी लो प्रेशर पे n की वैल्यू 1 आ गई, क्योंकि 1/n की वैल्यू 1 थी तो n की वैल्यू कितनी आई थी बेटा, 1 आई थी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एट वेरी हाई प्रेशर पे क्या था, 1/n की वैल्यू तो 0 आई थी बेटा, लेकिन n की वैल्यू कितनी हो गई थी, इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या है भाई, लो ये है आपका हाई प्रेशर का मतलब क्या है बेटा, कि ये जो ग्राफ आया था आपका, ये हाई प्रेशर पे क्या हो गया था आपका, जो n की वैल्यू है, n की वैल्यू आपकी इन्फिनिटी हो गई,
एन 1/n नहीं लिख रखा बेटा, n लिख रखा है। और ये कितनी आई थी, n की वैल्यू आपकी 1 आई थी। तो जो बीच वाली जो स्टेज होगी उसमें क्या होगी n की वैल्यू, भाई n की वैल्यू लाई करेगी 1 से तो बड़ी होगी और इन्फिनिटी से छोटी होगी। इसका मतलब हम क्या बता सकते हैं कि 1 से बड़ी ही होगी, क्योंकि इन्फिनिटी को तो हम बता ही नहीं सकते। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, n की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या होगी, ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। क्लियर। चलो अब बात करते हैं बेटा, यहाँ पे एक और ग्राफ बनता है, ठीक है, उस ग्राफ के बारे में बताते हैं। आपका जो जनरल रिलेशन है फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के लिए वो क्या है, x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p⁻1/n, ठीक है। और हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, x/m विल बी इक्वल टू k p⁻1/n। क्लियर है ना ये बात। बेटा जो ये रिलेशन आया है हम क्या करेंगे, इसके दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, ठीक है। टेक लॉग ऑन बोथ साइड, टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो क्या आएगा बेटा, नेचुरल लॉग लेते हैं, लॉग x/m विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ k p⁻1/n। और ये किसके इक्वल आ गया बेटा, लॉग ऑफ k प्लस लॉग ऑफ p⁻1/n, क्योंकि बेटा log a इंटू बी कितना होता है, log a प्लस log b, ठीक है। तो हमने इसको डिसोसिएट किया है। अब यहाँ पे क्या आ गया बेटा, log x/m विल बी इक्वल टू log ऑफ k प्लस log ऑफ p⁻1/n जो है बेटा। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए log ऑफ a⁻b किसके इक्वल होता है, log a b log ऑफ a, क्योंकि पावर आपके आगे आ जाएगी और आपका सेम रहेगा। अब यहाँ पे देखो बेटा, log ऑफ x/m विल बी इक्वल टू log ऑफ k प्लस 1/n log ऑफ p। अब जो ये रिलेशन आया बेटा, ये रिलेशन आपको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से रिलेट करना है, ठीक है। जैसे आप केमिकल काइनेटिक्स में आप कर चुके हो ऐसे ही वैसे बिल्कुल सेम है बेटा। अब इसका ग्राफ बनाना है, एक स्ट्रेट लाइन के टर्म में बनाना है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से इसको रिलेट करना है। अब देखो हम यहाँ पे लिख सकते हैं y विल बी इक्वल टू c प्लस mx। ये आपको ध्यान रखना है बेटा, यहाँ पे जो m की वैल्यू वो क्या है, 1/n, m इज द स्लोप, x क्या है बेटा, x एक्सिस पे क्या लोगे, log p, ठीक है। प्रेशर लेना है बेटा लोगरिथम की टर्म में। y एक्सिस पे क्या लेना है, y एक्सिस पे लेना है बेटा आपका log x/m, x/m का मतलब अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन, ठीक है। अब c क्या है बेटा, यहाँ पे c की वैल्यू कितनी आ गई, log ऑफ k, और ये क्या होता है बेटा आपका इंटरसेप्ट, ठीक है, ये आपका इंटरसेप्ट है। और बेटा आपकी स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव आई है, इसमें यहाँ पे प्लस का निशान है, ये ध्यान रखना है। तो चलिए आप इसका ग्राफ बनाते हैं बेटा। ग्राफ का कैसा बनेगा, यहाँ पे लिखना है बेटा आपको log ऑफ x/m, क्यों, क्योंकि ये है आपका y एक्सिस पे, y एक्सिस पे क्या है, log ऑफ x/m, x एक्सिस पे क्या है, log ऑफ p, log ऑफ p। और बेटा जो इंटरसेप्ट है, ठीक है, इंटरसेप्ट को बाद में देखेंगे। स्लोप जो है बेटा, स्लोप क्या है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनानी है। अब बेटा 0 से स्टार्ट क्यों नहीं करना, क्योंकि स्लोप की कुछ ना कुछ वैल्यू है, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका, ये आपका आ गया बेटा इंटरसेप्ट, ठीक है। और इंटरसेप्ट की जो वैल्यू है वो कितनी आई है बेटा, log ऑफ k। अगर आपसे पूछ ले कि इसमें से इंटरसेप्ट की वैल्यू कौन सी है, तो आप क्या करोगे, log ऑफ k इज द गिव द वैल्यू ऑफ इंटरसेप्ट। और बेटा यहाँ से आपका क्या होगा, यहाँ से आप कोई भी स्लोप निकाल सकते हो, ठीक है, यहाँ से आप निकाल सकते हो बेटा। ये आपका क्या बनाएगा, ये आपका tan थीटा हो जाएगा। यहाँ से जो स्लोप होता है वो किसके इक्वल होता है, स्लोप विल बी इक्वल टू k से डिनोट करेंगे, ठीक है। स्लोप विल बी इक्वल टू, यहाँ पे स्लोप की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, स्लोप विल बी इक्वल टू 1/n, और ये किसके इक्वल होता है, tan थीटा के भी इक्वल होता है। और किसके इक्वल होता है बेटा, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। ये आप मैथ में पढ़ते हो, ठीक है, इससे भी निकाल सकते हो। 1/n की वैल्यू अगर वो पूछता है और स्लोप की वैल्यू अगर आप निकाल सकते हो, तो बेटा n की वैल्यू भी निकाल सकते हो यहाँ से, ठीक है। अगर आपने स्लोप की वैल्यू पता है तो आप 1/n की वैल्यू बता सकते हो और n की वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो ये आपको ध्यान रखना है बेटा, इस वाले केस में जो स्लोप है वो 1/n है, इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, log k हो जाएगी। log x/m वर्सेस log p आपका ग्राफ बनेगा और ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, ठीक है। और लास्ट में बेटा आपका एक ग्राफ और है, वो ग्राफ आप पहले पढ़ चुके हो, बस थोड़ा सा आपको अलग अलग टेम्परेचर रेंज पे देखना है। अभी मान लीजिए बेटा आपने ग्राफ बनाया था x/m, यहाँ पे log x/m नहीं लिया बेटा, सिंपल x/m वर्सेस प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। अब देखो बेटा किसी भी टेम्परेचर पे मान लीजिए आपका ये है टेम्परेचर T1,
ये क्या है बेटा आपका टेम्परेचर T1। ग्राफ ऐसे ही बनेगा क्योंकि लोग x/m वर्सेस प्रेशर ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे ही पैराबोला टाइप बनता है। द सेकंड ग्राफ इज, सेकंड ग्राफ भी आपका ऐसा ही बनेगा, ठीक है। मान लीजिए बेटा ये आपका टेम्परेचर है T2 और जो नेक्स्ट ग्राफ है बेटा वो आपका ग्राफ कैसे बनेगा, वो आपका ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है। ये क्या आपका T3, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो T1 की वैल्यू है, ठीक है, वो आपकी क्या होगी T1 here T1 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T3। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये कैसे हुआ, देखो मान लीजिए बेटा आपके पास एक एडजॉर्बेंट है, यहाँ पे आपके गैसेस पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ध्यान दो बेटा, ठीक है। एक बार ये पार्टिकल्स जब एडजॉर्ब होंगे, मान लीजिए ये एडजॉर्ब हो गए इसकी सरफेस पे, और यहाँ पे आपने क्या किया बेटा, प्रेशर को वेरी किया, ठीक है। प्रेशर आप इंक्रीज कर सकते हो, इस तरह नीचे की तरफ आप इंक्रीज कर सकते हो, और टेम्परेचर आपने पहले तो लिया कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट किया बेटा पहले तो, मान लीजिए T1 टेम्परेचर पे आपने ये कांस्टेंट किया, तो अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन, ठीक है भाई, आपका ये वाला ग्राफ आ गया था, ठीक है। अब क्या करना है बेटा, आपने टेम्परेचर को बदल दिया, आपने टेम्परेचर जितना था उससे कम रख दिया बेटा, टेम्परेचर को कम किया, T1 इज ग्रेटर देन T2, मतलब टेम्परेचर T2 पे क्या आया आपका, अबोव ग्राफ आया। क्यों आया बेटा, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन और ज्यादा होगी, क्यों होगी, क्योंकि जो टेम्परेचर था पहले ज्यादा था, अब टेम्परेचर को कम करेंगे तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी ना। तो इसीलिए क्या हो गया बेटा आपका कि जो x/m की जो वैल्यू है एट हायर टेम्परेचर x/m की वैल्यू लोअर रहनी है, और एट लोअर टेम्परेचर बेटा, और जब आपका ग्राफ बनेगा x/m वर्सेस प्रेशर, ये क्या बनेगा, स्लाइटली थोड़ा सा अबोव बनेगा, ठीक है। और बेटा और अगर आप ज्यादा टेम्परेचर को कम करते हो, टेम्परेचर आप और भी ज्यादा कम करते हो, तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन और ज्यादा हो जाएगी, और कम करोगे तो और ज्यादा हो जाएगी बेटा। इसी तरीके से आप बता सकते हो कि अलग अलग टेम्परेचर पे जब आपका टेम्परेचर कम है बेटा, जब T1, T2, T3 आप रिलेट करते हो एक दूसरे टेम्परेचर से, तो वहां पे आप बता सकते हो कि एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन वर्सेस प्रेशर का जो ग्राफ आएगा वो आपका किस तरह से वेरी करता है, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया बेटा। तो चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं फॉर फ्रेंडलीज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के लिए, ठीक है। आपका क्वेश्चन है एक, इन द फ्रेंडलीज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म द वैल्यू ऑफ x/m इज 0.4, वैल्यू ऑफ x/m दिए बेटा 0.4 अंडर ए प्रेशर ऑफ 0.2 एटमोसफियर, और प्रेशर की वैल्यू दी है 0.2 एटमोसफियर। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट की आपको वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो और इसने दिया बेटा tan थीटा विल बी इक्वल टू 45 डिग्री। पहले आपने ग्राफ बनाना है, ग्राफ किस किस के बीच बनेगा, वैल्यू पहले आपने रिलेशन देखना है बेटा, x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर P⁻1/n, और यहाँ पे आप देखते हो बेटा आप लॉग लेते हो दोनों तरफ, log ऑफ x/m विल बी इक्वल टू k, log ऑफ k P⁻1/n विल बी इक्वल टू log ऑफ k + 1/n P⁻1/n log ऑफ p। ये आ गया बेटा आपका, तो यहाँ से आपका क्या आ गया, log ऑफ x/m विल बी इक्वल टू log ऑफ k + 1/n log ऑफ p। बिल्कुल सेम है बेटा जैसे हमने पहले किया था, y विल बी इक्वल टू c + mx, यहाँ पे c mx, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, log ऑफ p, तो इसका मतलब x एक्सिस पे क्या आएगा, log ऑफ p log k, ये किसकी वैल्यू है, इंटरसेप्ट की वैल्यू है, m की वैल्यू क्या है 1/n है, ठीक है। तो स्लोप 1/n है, और y एक्सिस पे क्या लेना है, log x/m, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं log ऑफ x/m, ठीक है। log x/m वर्सेस log ऑफ p, और जो वैल्यू निकल के आती है वो आपकी आती है, स्लोप एक स्ट्रेट लाइन बनती है, सो स्ट्रेट लाइन में बेटा ये आपकी वैल्यू आ गई इंटरसेप्ट की, इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी है, log ऑफ k। और बेटा जो ये एंगल बनाया है इसने, ये एंगल कितना बनाया है, ये बनाया आपका 45 डिग्री का, थीटा विल बी इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। और जो स्लोप दे रखा है, स्लोप की वैल्यू कितनी है 1/n, तो स्लोप किसके इक्वल है बेटा, स्लोप है आपका 1/n। अब आपको एक बात का ही पता है कि स्लोप की जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, इक्वल टू tan थीटा, और tan थीटा यहाँ पे tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, tan थीटा tan 45 डिग्री, थीटा की वैल्यू 45 दे रखी है, 45 विल बी इक्वल टू tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब 1/n, स्लोप की जो वैल्यू आई है बेटा 1/n विल बी इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या है बेटा, n विल बी इक्वल टू 1, यहाँ से आपकी n की वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन में बोल रखा है इन द फ्रेंडलीज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म द वैल्यू ऑफ x/m इज 0.4, ठीक है। आपके पास जो वैल्यू आई वो क्या आई थी, log ऑफ x/m विल बी इक्वल टू log ऑफ k + 1/n log ऑफ
P, ठीक है। अब इस वैल्यू के अकॉर्डिंग देखते हैं बेटा log ऑफ x बाई एम, x बाई एम की वैल्यू कितनी दे रखी बेटा 0.4, इसका मतलब log ऑफ 0.4, ठीक है, विल बी इक्वल टू log k इंटरसेप्ट, आपको इंटरसेप्ट तो निकालना है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंटरसेप्ट, तो ये आपको निकालना है, ठीक है, प्लस 1/n की वैल्यू कितनी आई है बेटा 1 आई है, क्यों, क्योंकि tan थीटा की वैल्यू कितनी थी आपकी 1, तो ये आपका आ गया 1, ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाय log ऑफ p, log ऑफ p की वैल्यू कितनी है, प्रेशर कितना दे रखा है, वैल्यू ऑफ x बाई एम इज इतना अंडर ए प्रेशर ऑफ 0.2 एटमोस्फियर, 0.2 एटमोस्फियर, तो log ऑफ 0.2, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं बेटा, यहाँ पे आप log k लिख सकते हो, log ऑफ k, क्योंकि ये आपको निकालना है। log ऑफ 0.4 किसके इक्वल होगा बेटा, log 4/10, ठीक है। log 4/10 को कैसे लिख सकते हैं, log 4/10 को लिख सकते हैं log 4 माइनस log ऑफ 10, ठीक है, ये आप ऐसे लिख सकते हो, विल बी इक्वल टू log ऑफ k, ये आपको निकालना है बेटा, इंटरसेप्ट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय log ऑफ 0.2, इसको कैसे लिख सकते हो, इसको भी ऐसे लिख सकते हो log ऑफ 2/10, ठीक है, और 2/10 को कैसे लिख सकते हो, log a बाई बी, log a माइनस log b, तो इसको कैसे लिख सकते हो आप log ऑफ a माइनस log ऑफ b, log 10, तो ये आप ऐसे लिख सकते हो। अब वैल्यू पुट करो बेटा, log 4 की वैल्यू कितनी होती है, log 4 की वैल्यू कितनी होती है 0.6020, ठीक है, 0.6020 माइनस 1, ठीक है, 1 की log 10 की वैल्यू 1, विल बी इक्वल टू log ऑफ k प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय, अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे बेटा, 1 से मल्टीप्लाई यही आ जाएगा, log 2 की वैल्यू कितनी है, log 2 की वैल्यू होती है बेटा आपकी 0.3010 माइनस 1, क्योंकि log 10 की वैल्यू 1 है, ठीक है, ये वैल्यू कितनी आएगी 0.6020 को 1 में से माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आएगी बेटा माइनस 0.3979, ठीक है, ये आप कैलकुलेट कर सकते हो, 0.3979 विल बी इक्वल टू log ऑफ k प्लस ये वैल्यू कितनी आएगी बेटा, ये वैल्यू आपकी निकल के आती है 1 माइनस 0.3010, ये वैल्यू आपकी आती है माइनस 0.6989, ठीक है, ये आपकी वैल्यू आती है बेटा इतनी। अब माइनस और प्लस क्या हो गया, माइनस ही हो गया, तो हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं माइनस, यहाँ पे माइनस लिख देते हैं, ठीक है। अब log k की वैल्यू चाहिए, log k की वैल्यू चाहिए, तो इसको इधर लेके आते हैं, तो log k की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, log k विल बी इक्वल टू प्लस 0.6989 माइनस 0.3979, और ये आपकी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ठीक है, इसमें से ये माइनस करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आती है बेटा, आपकी वैल्यू आती है 0.301 log ऑफ k, और यही आपको चाहिए था बेटा, इंटरसेप्ट की वैल्यू आपको बतानी थी, इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी आ गई, log k की वैल्यू कितनी आई बेटा 0.301, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्यूशन एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज। जैसे हम पहले बात कर चुके हैं फ्रेंडलिश एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में, अब फ्रेंडलिश एडजॉर्प्शन आइसोथर्म जो था वो किसके बेस पे था कि आपके जो एडजॉर्बेट पार्टिकल्स हैं वे तो होंगे आपके गैसेज, और जो एडजॉर्बेंट है वो होगा आपका सॉलिड। अब हम बात करेंगे कि अगर आपके जो एडजॉर्बेट पार्टिकल्स हैं वे आपके गैसेज ना हो के किसी सॉल्यूशन के अंदर हो, एडजॉर्बेंट तो आपका सॉलिड ही हो, लेकिन बेटा सॉलिड के अंदर जैसे सॉल्यूशन के अंदर हम कोई सॉलिड डाल दें तो उसके ऊपर एडजॉर्प्शन प्रोसेस हो, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज के बारे में, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में क्या है कि आपने एक बीकर लिया है, बीकर लेने के बाद इसके अंदर आपने लिया बेटा एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड आपका लिक्विड होता है, ठीक है, एसिटिक एसिड विद वाटर, डाइल्यूट एसिटिक एसिड, ठीक है। मान लीजिए आपने डाइल्यूट एसिटिक एसिड लिया है और इसकी कंसंट्रेशन आपको नोन है, ठीक है, आपको कंसंट्रेशन इसकी पता है, आप 1 मोलर का बना सकते हो, 2 मोलर का बना सकते हो, 0.5 मोलर का बना सकते हो, आपको इसकी कंसंट्रेशन नोन है, एसिटिक एसिड सॉल्यूशन आपने बनाया है। इसके अंदर क्या किया आपने, चारकोल ले लिया, एनिमल चारकोल, ठीक है। एनिमल चारकोल को आप जैसे ही इसके अंदर डालते हो,
आपने एनिमल चारकोल इसके अंदर डाल दिया। डालने के बाद क्या होगा, आप देखोगे बेटा थोड़ी देर बाद जो एसिटिक एसिड की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, बाय टाइट्रेटिंग मेथड, टाइट्रेशन मेथड से आप इसको निकाल सकते हो कि आपकी जो एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन बाद में कैसे आएगी। ये आप फर्दर आपके जो एक्सपेरिमेंट होंगे आप वहाँ पे भी सीख सकते हो कि आप कैसे निकालोगे। तो यहाँ पे आपने क्या किया कि एसिटिक एसिड को वाटर के अंदर लिया और इसके अंदर अगर आप चारकोल डालते हो तो चारकोल जो एसिटिक एसिड के जो पार्टिकल्स होंगे वे चारकोल पे क्या होंगे, डिपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, चारकोल के ऊपर बेटा एसिटिक एसिड के जो पार्टिकल्स होंगे वे डिपोजिट हो जाएंगे। अगर डिपोजिट हो गए तो क्या होगी, कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि अगर पार्टिकल्स रैंडमली मूव करते हैं तो कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, हाई हो जाएगी उसकी। अगर पार्टिकल्स डिपोजिट हो गए किसी सरफेस पे तो ओवरऑल सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है बेटा कि एक एडजॉर्प्शन प्रोसेस को शो करता है। ठीक है, क्योंकि आपका चारकोल जो है वो सरफेस पे ही रिएक्शन कराता है। तो हमने चारकोल जैसे ही डालते हैं तो एसिटिक एसिड की जो कंसंट्रेशन है वो आपकी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, एडजॉर्ब एसिड ऑन द सरफेस ऑफ चारकोल एंड थस कंसंट्रेशन विल डिक्रीजेज। और इससे हमें पता लगा कि कंसंट्रेशन आपकी डिक्रीज हो गई। द नेक्स्ट इज, हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं बेटा। द सेकंड एग्जांपल इज, मान लीजिए आपने एक बीकर लिया है, बीकर लोगे और इसके अंदर है बेटा आपका लिटमस सॉल्यूशन। लिटमस सॉल्यूशन आप रेड भी ले सकते हो और ब्लू भी ले सकते हो। ठीक है, मान लीजिए आपने ब्लू लिटमस सॉल्यूशन लिया है, इसके अंदर ब्लू लिटमस सॉल्यूशन के अंदर अगर आप फिर से बेटा चारकोल डालते हो, इसके अंदर अगर आप फिर से चारकोल डालते हो तो आप थोड़ी देर बाद देखोगे बेटा जो कलर है वो कलर आपका कलरलेस की तरफ मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और कुछ टाइम बाद वो कलरलेस हो जाता है। इसका मतलब क्या है बेटा, वो जो पार्टिकल्स हैं, ब्लू पार्टिकल्स जो होंगे सॉल्यूशन के अंदर, लिटमस सॉल्यूशन के अंदर, वे चारकोल के सरफेस पे डिपॉजिट होने स्टार्ट हो गए। तो ये किसके अंदर हो रही है, सॉल्यूशन के अंदर ही हो रही है। भाई लिटमस क्या था, एक लिटमस एक सॉल्यूशन था। लिटमस सॉल्यूशन के अंदर अगर हमने चारकोल डाला, चारकोल ने एक्ट किया बेटा एडजॉर्बेंट की तरह, और लिटमस सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, ब्लू पार्टिकल्स, वे आपके जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होंगे वे एडजॉर्ब हो जाएंगे बेटा ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट, एक्ट एज एडजॉर्बेट का काम करेंगे। ठीक है, ये स्टेप कैसे होते हैं एक्सपेरिमेंटली, इनको कैसे देखा जाता है। देखो एक्सपेरिमेंटली यहाँ पे प्रोसीजर दिया है बेटा, मैंने प्रोसीजर पहले ही लिख चुका हूँ मैं। ठीक है, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। प्रोसीजर एक्सपेरिमेंटली इट कैन बी डन, हम इसको कैसे देख सकते हैं। देखो बेटा पहले क्या है कि स्टार्टिंग में आपने अलग अलग बीकर लेने हैं। ठीक है, अलग अलग बीकर लिए और इसके अंदर बेटा जो सॉल्यूशन बना है, मान लो एसिटिक एसिड का ही सॉल्यूशन है, इसमें भी एसिटिक एसिड का ही सॉल्यूशन है, वही एग्जांपल है बेटा सेम फर्स्ट वाला। ठीक है, मान लीजिए आपने एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन बनाया CH3COOH एसिटिक एसिड विद वाटर। ठीक है, और ये बनाया बेटा आपने 1 मोलर का, 2 मोलर का लगा लो, ये है बेटा आपका 2 मोलर का सॉल्यूशन। ये भी सेम है, एसिटिक एसिड का ही सॉल्यूशन है, और ये है बेटा 1 मोलर का, और ये जो बनाया ये बनाया बेटा 0.5 मोलर का। ठीक है, ये बनाने के बाद आपने इनकी इक्वल अमाउंट रखनी है। मान लीजिए ये भी आपने 10 ml लिया है, ये भी इसमें 10 ml लिया है, और ये भी इसमें 10 ml ही लिया है। ठीक है, हर एक में जो वैल्यू है, वॉल्यूम है बेटा वो कितनी आपकी 10 ml। मान लीजिए हर एक में आपकी 10 ml ही है, 10 ml आपने लिया, इसके अंदर बेटा इक्वल अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट पार्टिकल एडजॉर्बेंट डाल दिया, इक्वल अमाउंट डाल दी बेटा चारकोल की। चारकोल आपने कितना लिया है, चारकोल आपने लिया है, मान लीजिए आपके पास इसके अंदर चारकोल जो है वो सभी के अंदर क्या है 5 ग्राम, 5 ग्राम। ठीक है, 5 ग्राम, और ये भी क्या है आपकी 5 ग्राम। आपको निकालना क्या है बेटा, आपको निकालना है x/m की वैल्यू। ठीक है, x/m की वैल्यू चाहिए आपको। x/m की वैल्यू कैसे निकल सकती है भाई, मास है, मास ऑफ एडजॉर्बेंट, ये तो हम मेजर करके ही डालेंगे ना इस सॉल्यूशन के अंदर। जैसे 5 ग्राम आपने चारकोल लिया तो 5 ग्राम होगी बेटा मास ऑफ एडजॉर्बेंट की वैल्यू। ठीक है, हियर m इज द मास ऑफ एडजॉर्बेंट। और x, अब आपको x निकालना पड़ेगा बेटा। x कैसे निकालोगे, x देखो कैसे निकालोगे कि आपके ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के अंदर बेटा जो भी पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, पहले ये है कंसंट्रेटेड, ये आपने बनाया था, लेकिन इसके बाद आपने डाला है बेटा चारकोल इनके अंदर। तो जैसे ही पार्टिकल इसके सरफेस पे डिपॉजिट होते हैं, ठीक है, ये पार्टिकल्स इसके सरफेस पे डिपॉजिट हो गए बेटा। डिपॉजिट होने के बाद फिर आप दोबारा से इनकी कंसंट्रेशन को मेजर करते हो। आप दोबारा कंसंट्रेशन को मेजर करोगे बाय टाइट्रेटिंग मेथड। ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन निकालते हो बेटा एसिटिक एसिड सॉल्यूशन की, इसमें से थोड़ा सा सॉल्यूशन निकाल के और फिर इसकी कंसंट्रेशन निकालते हो। आप कंसंट्रेशन निकालोगे तो उसमें देखोगे बेटा कि उसमें तो कंसंट्रेशन लोअर हो गई, पहले 2 मोलर का लिया था, अब हो सकता है 1 मोलर का होगा, 0.5 मोलर का हो जाए। ठीक है, मतलब कंसंट्रेशन लो हो जाएगी। क्यों हो गई बेटा, क्योंकि पार्टिकल्स अभी डिपॉजिट हो गए एडजॉर्बेंट के सरफेस पे।
अब वो कितने एडजॉर्ब हुए, कितने डिपॉजिट हुए, वे आपके टाइट्रेटिंग मेथड से आप कंसंट्रेशन निकालते हो। कंसंट्रेशन निकालने के बाद बेटा मोलरिटी और नॉर्मेलिटी निकालने के बाद उस फैक्टर में आपकी टर्म आती है मास, वहाँ से आप मास कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस प्रोसीजर से बेटा आप यहाँ पे एक्स की वैल्यू भी निकाल सकते हो, ठीक है। फाइनल कंसंट्रेशन और इनिशियल कंसंट्रेशन से आप अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट की वैल्यू भी निकाल सकते हो फ्रॉम सॉल्यूशन। इसके बाद हम देखते हैं, अब यहाँ पे जो स्टेप लिखे हैं बेटा वे बिल्कुल सेम है। देखिए पहला है आपका टेक सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड, डिफरेंट कंसंट्रेशन के एसिटिक एसिड लिए हमने। इसके बाद टेक इक्वल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सभी में इक्वल वॉल्यूम लिए 10 ml 10 ml एंड 10 ml, ठीक है। टेक इक्वल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एंड ऐड इक्वल अमाउंट ऑफ चारकोल, इक्वल अमाउंट ऑफ चारकोल 5 ग्राम, इक्वल अमाउंट ऑफ चारकोल डाल दिया। इसके बाद क्या है बेटा, फाइनल कंसंट्रेशन इज डिटरमाइन, फाइनल कंसंट्रेशन डिटरमाइन करेंगे। जैसे पहले 2 मोलर की थी, इसके बाद डालने के बाद फाइनल कितनी कंसंट्रेशन हुई, ठीक है। डालने के बाद मान लिया आपने टाइम भी सेट कर दिया बेटा, 20 मिनट बाद ही देखिए सभी की कंसंट्रेशन, तो आप वहां से देख सकते हो। फाइनल कंसंट्रेशन इज डिटरमाइन इन ईच फ्लास्क आफ्टर एडजॉर्प्शन, एडजॉर्ब होने के बाद फाइनल कंसंट्रेशन आपकी कितनी आती है। इसके बाद है द डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन इनिशियल एंड फाइनल कंसंट्रेशन गिव्स द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू आपकी वहां से आ जाएगी। एक्स की वैल्यू आने के बाद बेटा आप एक्स बाय एम की वैल्यू निकाल सकते हो, वहां पे आपकी रेशियो आ जाएगी। रेशियो आने के बाद आपको सिंपल अभी फ्रेंडलिश एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में जैसे हम इक्वेशन को फॉलो करते हैं वैसे ही इक्वेशन आपकी एक एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज के अंदर भी बनती है बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आप देखते हैं कि आपकी जो इक्वेशन है वो आपकी क्या है, ठीक है। देखो बेटा, जैसे आपकी फ्रेंडलिश एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में आपके पास एक मैथमेटिकल रिलेशन आया था एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन वर्सेस प्रेशर, ठीक है। वहां पे क्या था कि आपके जो एडजॉर्बेंट है, एडजॉर्बेंट तो आपने लिया है बेटा सॉलिड, किस केस में, फ्रेंडलिश एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के केस में, FREUNDLICH फ्रेंडलिश एडजॉर्प्शन आइसोथर्म की केस में आपने ये एडजॉर्बेंट जो लिया बेटा वो तो लिया आपने सॉलिड, और जो एडजॉर्बेट पार्टिकल्स जो लिए हैं बेटा वे कौन से लिए थे आपने, गैसेज। तो जो आपका रिलेशन बना था वो क्या बना था, x by m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p raised to power 1 by n, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज। एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज के अंदर क्या होगा कि आपने एडजॉर्बेंट तो लिया है, ठीक है, मान लिया आपने एडजॉर्बेंट लिया है, और एडजॉर्बेंट भी आपने कैसा लिया है बेटा, सॉलिड, सॉलिड। और अब की बार जो एडजॉर्बेट पार्टिकल्स होंगे वे कहां से आएंगे, वे बेटा सॉल्यूशन से आएंगे। कौन से होंगे, सॉलिड पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। यहां से ये डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे बेटा। तो ये कहां से आए हैं, ये बेटा इस सॉल्यूशन से आए, और सॉल्यूशन की क्या होती है, कंसंट्रेशन। उसमें प्रेशर तो अप्लाई नहीं कर सकते भाई, इसके अंदर अगर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो प्रेशर का तो इफेक्ट इतना ज्यादा नहीं आएगा ना। अगर कंसंट्रेशन को हम कंसंट्रेशन के अगर अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, ज्यादा कंसंट्रेशन तो ज्यादा एडजॉर्प्शन प्रोसेस शो करेगा, कम आपकी कंसंट्रेशन है तो बेटा कम एडजॉर्प्शन प्रोसेस शो करेगा। तो यहाँ पे देखते हैं, तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, इन सॉल्यूशन फेज, एडजॉर्प्शन सॉल्यूशन फेज में किस पे डिपेंड करती है बेटा, ये डिपेंड करती है आपकी कंसंट्रेशन पे। तो जो रिलेशन बनेगा वो कैसे बनेगा, x by m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, क्योंकि जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी उतनी ही ज्यादा अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन होगी, उतनी ही ज्यादा एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन होगी। तो यहाँ पे देखो बेटा x by m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c raised to power 1 by n, बिल्कुल सेम रिलेशन है जैसे आपने फ्रेंडलिश एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में पढ़ा था, ठीक है। ये भी उसी पे डिपेंड करता है कि कंसंट्रेशन मान लो बहुत ज्यादा है तो स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन आपकी एडजॉर्प्शन प्रोसेस बहुत ज्यादा होगी, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन बहुत हाई होगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके पार्टिकल्स उस पर डिपॉजिट हो जाएंगे, उसके बाद कंसंट्रेशन का इफेक्ट होना बंद हो जाएगा। तो बिल्कुल सेम है बेटा, जैसे आपका फ्रेंडलिश एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में हुआ था वैसे ही आपको फ्रेंडलिश एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज के अंदर क्या लेना है, आपको प्रेशर को कंसंट्रेशन से रिमूव कर देना है, ठीक है। कंसंट्रेशन प्रेशर की जगह पे आपकी कंसंट्रेशन टर्म आ जाएंगी। अब देखते हैं बेटा इनके बीच जो ग्राफ बनता है वो कैसे बनेगा। इसमें बिल्कुल सेम ग्राफ बनेगा जैसा आपका फ्रेंडलिश एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में बना था, बिल्कुल सेम वैसा ही आपका अभी ग्राफ बनेगा। जो ग्राफ बना है बेटा वो किस किस के बीच बना है, x by m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c raised to power 1 by n। तो ये आपका किसके इक्वल हो गया बेटा, x by m विल बी इक्वल टू k c raised to power 1 by n। टेक log ऑन बोथ साइड, log ले लेते हैं बेटा, log x by m विल बी इक्वल टू log ऑफ k c raised to power 1 by n, और ये किसके इक्वल हो गया बेटा, log ऑफ k प्लस 1 by n log ऑफ c, ठीक है। तो आपकी जो फाइनल इक्वेशन आई बेटा वो आई है log x by m विल बी इक्वल टू log ऑफ k प्लस 1 by n log ऑफ c। इसको रिलेट करना बेटा स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से y इज इक्वल टू c प्लस
एम एक्स, एम की वैल्यू क्या होगी 1/n होगी, एक्स की वैल्यू क्या होगी log ऑफ c होगी, और y की वैल्यू बेटा log ऑफ x/m, और इंटरसेप्ट की वैल्यू log ऑफ k। ठीक है, तो ग्राफ किस किस के बीच बनेगा बेटा, ग्राफ बनेगा आपका log ऑफ x/m y एक्सिस पे, और बेटा x एक्सिस पे क्या लोगे log ऑफ c कंसंट्रेशन टर्म लोगे, और यहाँ पे आपकी स्लोप की वैल्यू कितनी आएगी 1/n, क्योंकि इंटरसेप्ट की वैल्यू भी है log ऑफ k क्या है आप यहाँ पे दे रखी बेटा इंटरसेप्ट की वैल्यू है, तो इंटरसेप्ट की वैल्यू यहाँ से आपकी क्या आ जाएगी, ये आपकी जो वैल्यू आएगी बेटा इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी आ गई log ऑफ k आ गई, और जो आपकी बेटा स्लोप की वैल्यू है, स्लोप कितनी k इक्वल किसके इक्वल आएगा बेटा, स्लोप आ जाएगा 1/n, और ये आपका पॉजिटिव है, तो बेटा आपकी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन अपर साइड जाएगी। ठीक है, लोअर टू अपर। चलिए अब बात करते हैं एड्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज के अंदर आपके फैक्टर अफेक्टिंग, कि आपके कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि आपके एड्जॉर्प्शन प्रोसेस को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन डिक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। आपकी जो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन है वो आपकी डिक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये आप सभी को पता है बेटा कि आपका जो सॉल्यूशन है आइदर ये चाहे वो सॉल्यूशन फेज में हो या फिर आपका बेटा जो एड्जॉर्बेट पार्टिकल्स हैं वे आपके गैसेस फेज में हो, तो ये किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। आपकी जो टेम्परेचर अगर आप इसको देते हो, अगर आपको ज़्यादा टेम्परेचर देते हो तो क्या होगा, यहाँ पे डिसॉर्प्शन प्रोसेस को शो करेगा ये। ठीक है, यहाँ से जो पार्टिकल्स हैं वे रिमूव हो जाएंगे सरफेस से। तो फर्स्ट पॉइंट इज एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन डिक्रीज विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट पॉइंट इज एड्जॉर्प्शन इंक्रीज विद सरफेस एरिया ऑफ एड्जॉर्बेंट। ये तो आपको पता है कि आपका जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा एड्जॉर्बेंट का उतने ही पार्टिकल ज़्यादा डिपॉजिट होंगे, चाहे वो सॉल्यूशन फेज में हो या गैसेस फॉर्म में हो। ठीक है, तो ये हो गया बेटा कि एड्जॉर्प्शन इंक्रीज विद इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एड्जॉर्बेंट। सरफेस एरिया को अगर आप इंक्रीज करते हो, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होता है आपके पार्टिकल्स उतने ही ज़्यादा डिपॉजिट होंगे, तो एड्जॉर्प्शन प्रोसेस उतनी ही ज़्यादा आपकी एड्जॉर्प्शन प्रोसेस होगी। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन डिपेंड्स कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी सॉल्यूशन की, जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी उसके अंदर उतनी ज़्यादा सॉलिड पार्टिकल्स होंगे। सॉलिड पार्टिकल्स अगर जितने ज़्यादा होंगे बेटा वो ज़्यादा एड्जॉर्ब होंगे, उनकी रेट उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, वे पार्टिकल्स उतनी ज़्यादा एड्जॉर्ब होंगे तो बेटा एड्जॉर्प्शन प्रोसेस ज़्यादा होगी। इसके बाद क्या है, मोर इज द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी बेटा सोल्यूट की, मोर विल बी द एड्जॉर्प्शन। बिल्कुल सेम है, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद क्या है, इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट एंड एड्जॉर्बेट। ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट एंड एड्जॉर्बेट पार्टिकल्स पे भी, कि कोई पार्टिकल्स एड्जॉर्ब होगा या नहीं होगा। ठीक है, उसके लिए सूटेबल एड्जॉर्बेंट है या नहीं है उस सॉल्यूशन के लिए, उनके एड्जॉर्बेट पार्टिकल्स के लिए, उनके सॉल्यूट पार्टिकल्स के लिए। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया है। तो चलिए फिर मिलते हैं कभी किसी अलग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।